नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। हम आप ही चाहते हैं इस लेक्चर को लाने में हमें काफ़ी समय हो गया। दैट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू माई इलनेस एंड अदर फैक्टर्स। मेंस की सीरीज में जिसमें हम टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS1 का एक टॉपिक, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल जिसको हम अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या है? ये वॉइस है हमारे हेड में, ये फीलिंग है हमारे हार्ट में। वो हमें बताती है कि हमारा एक्ट जो हमने किया है वो सही है या गलत। गांधी जी कहते हैं कि कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अलावा एक हायर कोर्ट है, दैट इज़ कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस, जो कि सारी कोर्ट्स के ऊपर है। कॉन्शियंस का ही एक रूप है वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो कि है इनर वॉइस, जो कि हमारे बिहेवियर को जज करती है। एक एबिलिटी है जिससे हम एथिकल वैल्यू प्रिंसिपल के साथ एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं। कॉन्शियंस का ही एक रूप है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। हमारी लाइफ में या पब्लिक सर्वेंट के रूप में कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू। ऐसी सिचुएशन ही क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कहलाती है। बहाई की टीचिंग इस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को रिजॉल्व करने के लिए तरीके बताती है, दैट गिव्स 3 क्लियर स्पेसिफिक गाइडलाइंस तरह की क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को डील करने के लिए। फर्स्ट है इक्विटी एंड जस्टिस, सेकेंड है मर्सी एंड काइंडनेस, और थर्ड है कि हमारा बिहेवियर सभी ह्यूमन काइंड के साथ कंपेशन के साथ होना चाहिए। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। एक्चुअली 1990s का जो डिकेड है ना, वो इंडिया के लिए ड्रामेटिक टर्न लेके आया। जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो चुका था, जो कि इंडिया का बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर था। और उस समय इराक में मार होने की वजह से इंडिया में गल्फ रीजन से जो रिमिटेंसेस के फॉर्म में फॉरेन करेंसी आती थी, एक तरह से उसमें भी स्टॉपेज लग चुका था और इंडिया बहुत बड़ी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार मांगना चाहा। देन IMF ने हमारे सामने हमारी इकोनॉमी को ओपन करने की कंडीशन रखी और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रेजेंट किया और इस तरह के सारे कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दिया। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारे सामने 3 नए टर्म्स निकल के आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। ये एक तरह से प्रोसेस है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कम से कम करे या उसे एलिमिनेट करे। ये एक तरह से बिजनेस इंटरप्राइजेस को अपनी डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा ऑटोनॉमी को प्रमोट करती है और जो भी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंसेस होते हैं उनके एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट का बिजनेस या प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है प्राइवेट सेक्टर को, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। डिसइन्वेस्टमेंट है, पब्लिक ऑक्शन है, सेल ऑफ शेयर्स है, डायरेक्ट नेगोशिएशन है, राइट टू परचेज के साथ लीज है एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन के गोल्स को देखें तो इसका मेन फोकस होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को डेवलप करना और जो बजट डिफिसिट है ना उसके लिए नए रिसोर्सेज को जनरेट करना, जो भी लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस हैं उनके ऑपरेशन को रोकना और FDI के इनफ्लो के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड करना और एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन के कलर में ढालना। कंट्री के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ करना और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी प्रोवाइड करना। ये एक तरह से इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉपर प्राइसिंग हो सके। बट हमें इसकी कई सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। कभी कभी एक तरह से मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं। अगर हम प्राइवेट इंटरप्राइजेस के प्रॉफिट ड्रिवन नेचर को देखें तो उनका मेन फोकस हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, जो भी स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। कभी कभी हम ये प्राइवेटाइजेशन
पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखने को मिलता है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के लिए परसुएड किए जाते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पब्लिक मोनोपोली प्राइवेट मोनोपोली बन जाए और ये इनएफिशिएंसी प्राइवेट प्रॉफिट को रिप्लेस कर दें। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट जब भी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को प्रमोट करे तो उसके द्वारा जो भी वेलफेयर एजेंडा है ना, वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। इन 2022 एयर इंडिया वाज प्राइवेटाइज्ड एंड ट्रांसफर टू टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। जब नेशन की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, जहाँ पर फ्री मूवमेंट होता है ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, पीपल का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, अक्रॉस द कंट्रीज बॉर्डर विद सम कंट्रोल, देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हमने देखा, IMF की कंडीशन को पूरा करने के लिए इंडिया LPG पॉलिसी के रूप में 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आया, जिसने इकोनॉमी को काफ़ी हद तक लिबरलाइज कर दिया। LPG, अगर हम तीनों के प्रोविज़न को देखें, लिबरलाइजेशन में है एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट 1969, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, जो इंटरेस्ट रेट है ना वो डिसाइड होने लगे बैंक के द्वारा, एंड फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स बाय गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन में है सेल ऑफ शेयर ऑफ PSU में डिसइन्वेस्टमेंट है और एक तरह से पब्लिक सेक्टर का मिनिमाइजेशन है। एंड ग्लोबलाइजेशन में रिडक्शन इन टैरिफ है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी है, ओपन इकोनॉमी है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़ है, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनकी इक्विटी लिमिट का उनका इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब हम LPG का इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर जो इफेक्ट है उसको देख लेते हैं। अगर हम इसके इम्पैक्ट को इकोनॉमी के ऊपर देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है ना, उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। प्री LPG रिफॉर्म पीरियड में GDP करीब 1.1% के पास रहता था, जो कि बाद में 8% तक पहुंच गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से एम्प्लॉयमेंट के कई सारे अवसर बढ़े, जिनकी वजह से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिला। एक्सपोर्ट में काफ़ी ग्रोथ हुई। जो सर्विसेज है ना, उनकी आउटसोर्सिंग शुरू हो गई और सर्विस सेक्टर एक नए रूप में उभर पड़ा। और सर्विस सेक्टर है ना, स्पेशली IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसने इंडिया के लिए ग्रोथ के ड्राइवर का काम किया। इंडिया के लिए एक नई मार्केट ओपन हो चुकी थी, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी, और जो भी हमारा इंडिजिनस नॉलेज था ना, उसमें कमर्शलाइजेशन देखने को मिला, लाइक एलोवेरा, रोज वाटर, च्यवनप्राश। और इस तरह से इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज का रूप दे दिया। बट इन पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के साथ में हमें कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है रूरल डिस्ट्रेस। हमारे GDP में एग्रीकल्चर का जो शेयर है ना, 1991 के पहले करीब 29% हुआ करता था, और आज की डेट में 21-22 में एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज का जो शेयर है ना, करीब 18% तक ही रह गया है। हमारे इंडिया की जो इको फ्रेंडली कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ चीप चाइनीज़ एंड कोरियन गुड्स। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको भी हुआ है, क्योंकि जो फॉरेन MNC है ना, उनके साथ वो प्रॉपर कंपटीशन फेस नहीं कर पाई ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी। LPG के आने से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने, बट इनसे इमिशन के द्वारा, पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और वेजिटेशन कवर में भी लॉस देखने को मिला। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, और इसके लिए कई सारे डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। रीजनल डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड, रिच पुअर डिवाइड, मेन स्ट्रीम ट्रिबल डिवाइड, जेंडर डिवाइड। और अगर हमें हमारे कंट्री को प्रोग्रेस के रास्ते पे आगे बढ़ाना है तो हमें इस इनइक्वालिटी को, डिवाइड को ख़त्म करना होगा, कर्व करना होगा। नेक्स्ट है LPG पॉलिसी का इफ़ेक्ट पॉलिटी के ऊपर। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, एक मेजर फैक्टर है डेमोक्रेसी, कि लोगों में अपने पॉलिटिकल राइट्स के प्रति और ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिली, और एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे सुप्रा नेशनल बॉडीज़ देखने को मिली, जिन्होंने ग्लोबल इश्यूज़ पर कई सारे कंसेंसस लेके आए। और इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को मिला,
और इसका मेजर फैक्टर था ग्लोबलाइजेशन। इंडिया आसानी से वर्ल्ड बैंक से ग्रांट ले सकता है, सॉफ्ट लोन ले सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। बट इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि अगर एक कंट्री में अगर कोई क्राइसिस होती है तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 में, और आज की डेट में इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोविड है। कई बार हम देखते हैं जो सुपर नेशनल बॉडीज़ हैं वो बायसिंग करती हैं, उनका बायसनेस होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, तो उनके डिसीजंस हमें फेवर नहीं करते। जैसा कि हम देखते हैं WTO किसी भी तरह के सब्सिडी के प्रमोशन को सही नहीं मानती, बट हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एग्रीकल्चर सब्सिडी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। कई बार पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस भी देखने को मिलता है, और एक तरह से एक नेशन की दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोवरेनिटी को भी अफेक्ट करती है। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ LPG ऑन सोशल स्ट्रक्चर। ग्लोबलाइजेशन पीपल का, कैपिटल का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके आइडियाज़ का अक्रॉस द बॉर्डर फ्री फ्लो को सिग्निफाई करता है। ये एक तरह से यूनिफाइंग फोर्स है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाता है। हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से जॉइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ता जा रहा है। और एक टर्म है मैकडोनलाइजेशन। आज की हमारी सोसाइटी फास्ट फूड के कैरेक्टर को अडॉप्ट करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम मूव कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से रेशनलाइजेशन की तरफ। वॉलमार्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि किस तरह से एक बड़ा बिजनेस छोटे छोटे बिजनेसेस को ख़त्म कर देता है। कंज्यूमरिज्म, आज की हमारी सोसाइटी का जो टेस्ट है ना वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदल चुका है, जहाँ पर मेन फोकस हेल्थ ना होकर के जॉय कॉसेस हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन, हमारा जो इंडियन कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में मिक्स हो चुका है। जैसे कि हम देखते हैं डोमिनोज नवरात्रि में वेजिटेरियन थाली लेके आता है। कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, फेस्टिवल्स अपनी सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका बन चुके हैं, लाइक दिवाली सेल, दशहरा सेल। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि इस रिफॉर्म ने वुमेंस के लिए बहुत सारे रास्ते खोले, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया है। वीकनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, ये तो अच्छा है कि कास्ट का सिस्टम काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं एक नई क्लास जनरेट होती जा रही है, जिससे रिच और पुअर में गैप बढ़ता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGO हैं, ट्रस्ट है, उनका जो सोसाइटी के प्रति रोल है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम होता जा रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, बहुत सारी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्ट स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर वुमेन को एम्प्लॉयड किया जाता है ब्लू और वाइट कॉलर जॉब के लिए, जो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और इस तरह से उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है। और जो माइग्रेशन है ना रूरल से अर्बन की तरफ, ये भी कई बार डिस्ट्रेस सिचुएशन को क्रिएट करता है। सिटी एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ एंड अर्बनिज्म, एक्चुअली जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। कई सारे सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड हैं, जो कि अर्बनाइजेशन के आइडियाज़ को, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इंडिविजुअलिज्म है, प्रमोट करता है। जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज है ना वो काफ़ी हद तक कमर्शलाइज होता जा रहा है, जिसका बेनिफिट सारे वर्ल्ड को हो रहा है। बट जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है ना उसमें इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और जो डेवलपमेंट है ना वो एक तरह से अनसस्टेनेबल बना हुआ है। लेबर रिफॉर्म तो बहुत सारे आए, पर जो लेबर का वेलफेयर है ना वो लगातार डिटीरिएट होता जा रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं 1991 के पहले जो इंडिया था, 1991 के बाद इस LPG रिफॉर्म ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से एक नया इंडिया, एक नया भारत लेके आया, जिसने वर्ल्ड, जिसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल विलेज कह सकते हैं, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।